Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here I am going to discuss about the carbohydrate metabolism. Here you can come to know about the how this metabolism performs and how the carbohydrate changes to glucose and glucose is utilized in the body. Okay, how the ATP is produced by the glucose and what are the main functions and whatever the glucose functions or whatever the fate of glucose, I will describe it later. Okay, so now here we start. देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा फूड हम लोग जो भी खाते हैं माउथ से वही इसोफेगस और वही सब जाता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन एनस और उसके बाद से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हम लोग. सो देखिए, कुछ भी है जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, ब्रेड वगैरह समथिंग जो भी लेते हैं, सो पॉलीसेकेराइड्स यानी स्टार्च ही लेते हैं जनरली. पॉलीसेकेराइड्स में मतलब वही स्टार्च आ जाता है. तो हम लोग में कि स्टार्च सेलुलोज, तो हम लोग घास फूस तो खाते नहीं है तो स्टार्च हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्च है जिस पे जो है दो आपकी एंजाइम्स एक्ट करती हैं, एक सेलेवरी एमाइलेज एंड पेंक्रियाटिक एमाइलेज, यानी डाइसेकेराइड्स माल्टोज गैलेक्टोज में तोड़ती हैं, सुक्रोज में तोड़ देती हैं, जो फर्दर जो है मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. इसी तरीके जैसे मान लिया हमने चपाती खाई, रोटी खाई, रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए गए, वो क्या हुआ माउथ में हमने खाया और उसका स्टार्च का डाइजेशन हो गया माउथ में ही सेलेवरी एमाइलेज के थ्रू, जो थोड़ा 30% 35% जो भी होता है, उसके वजह से वो स्टमक में गया. स्टमक में जनरली हम लोग प्रोटीन का और ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन देखते हैं, वहाँ पे होता है. और उसके बाद इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे भी स्टार्च का जो है पेंक्रियाटिक जूसेस में आके मिलता है जब, तो वो पॉलीसेकेराइड में जो है पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है क्या कराता है कि उसको डाइसेकेराइड को जो है डाइसेकेराइड्स को उसमें करवा देता है, उसको डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में चेंज कराता है वहाँ पर. ठीक है, वहाँ पे सारे एंजाइम्स काम करते हैं. तो फाइनली क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फाइनली आपके जो है चेंज होते हैं ग्लूकोज में. ठीक है, अब ग्लूकोज क्या होगा कि ग्लूकोज कैसे उसको अपटेक करेगी ग्लूकोज को, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं नए दूसरे पन्ने पे किस तरीके से उसको सेल जो है लेती है, मतलब उसके सेल में जाता है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नाम से होता है, ग्लूकोज ग्लूट T4 नाम से एक ट्रांसपोर्टर होता है, वो उसको जो है ले जाता है सेल में. अच्छा, सेल में क्या होता है, सेल में हमने देखो बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, मगर मैं और सारी ऑर्गेनेली को ना शो करके सिर्फ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, और ये है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म. तो देखिए, साइटोप्लाज्म की मैंने बात की, यानी साइटोप्लाज्म यानी अब मैं बताना चाहूँगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन ही होता है एक प्रोसेस जिसके थ्रू मतलब ये ग्लाइकोलिसिस वगैरह सब होता है, जिसमें ग्लूकोज का जो है कैटाबॉलिज्म शो होता है, यानी कैटाबॉलिज्म होता है. ग्लूकोज कैसे टूटता है, उससे कैसे एटीपी बनती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा. तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस हमें याद रखना है कि ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगी. ठीक है, हमने देखिए सेल तक पहुँचा दिया ग्लूकोज को. अब ग्लूकोज जो है किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेगा उसके बारे में आइए जानते हैं. देखिए, ग्लूकोज जो है बहुत सारी एरोबिक एस्पिरेशन, मतलब कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ग्लाइकोलिसिस ही करेगा. अदरवाइज ये जो है ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है. बस ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब फर्मेंटेशन, यानी जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट में. ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है. बेसिकली इसको हम AMP पाथवे भी बोलते हैं, तो इम्बिडेंट मैरफ पार्नास पाथवे भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे जो है जिन्होंने इसका जो है डिस्कवरी की थी. इसमें 2 स्टेप होते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस. अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं बताना चाहूँगा बहुत ही आसान है. अगर आप समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस मैंने बता दिया कहाँ होना है, साइटोप्लाज्म में होनी है. हमने बताया जहाँ कहीं पर भी आपको ATP से ADP बने या खर्च हो, यानी ATP से ADP बने या ADP से ATP का बने, तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम जरूर होगी, ध्यान रखिएगा. इसके साथ में Mg+2 भी प्रेजेंट हो, यानी मैग्नीशियम आयन का भी प्रेजेंस होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा. देखिए, जैसे ग्लूकोज था, मैंने बताऊँ, मैं मेन स्टेप बताता हूँ. पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटा, मतलब बना. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 पागल, फिर 1,3 डाई पागल. देखिए, ये मेरी ट्रिक है याद करने की, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. उसी तरीके से आप भी याद कीजिए. 3 पागल बने, 1,3 डाई पागल बना, फिर 1,3 डाई PGA बना, फिर 3 PGA बना, फिर 2 PGA बना, फिर 2 EP बना, फिर पायरुविक एसिड बन गया. तो देखिए किस तरीके से हुआ. ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज 6 कार्बन है, यानी हेक्सोज शुगर है. इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया जहाँ कहीं पे भी ATP का टूटेगा वहाँ पे हम काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस हमें प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे होनी ही होनी है. काइनेज एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होगी और Mg+2 प्रेजेंट होगा. देखिए यहाँ पे ATP से ADP बना प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, तो यहाँ पे हेक्सोज शुगर थी, इसीलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम नाम रखा गया.
अच्छा ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ये फर्दर इसमें आके जुड़ गया, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, यानी 6th पोजीशन पे जुड़ गया। अच्छा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये वाला एरो किस लिए बना है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना, तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो देखिए 6 कार्बन ये भी है, तो इसलिए हेक्सोज तो बना रहेगा। आइसोमरेज क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब फॉस्फो क्यों लगा दिया, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप था। तो देखिए यहाँ पे मैं एंजाइम्स आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या था कि ग्लूकोज था, यानी ग्लूकोज से बना आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना आपका फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। देखिए डाईफॉस्फेट कैसे बना, फिर से यहाँ पे एक एटीपी का खर्चा हुआ, यहाँ से फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकली, फिर वो आके जुड़ गई, तो 2 हो गया, यानी 1th और 6th पोजीशन पे जो है फॉस्फेट जुड़ गया। यहाँ पे भी फॉस्फो लगाया क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट था। हेक्सोज क्यों लगाया, क्योंकि 6 कार्बन का जो है ये प्रेजेंट था, हेक्सोज शुगर थी। काइनेज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एटीपी से एटीपी बन रहा था। मैंने बताया ना यहाँ पे कि जहाँ कहीं पे भी एटीपी से एटीपी बने या एटीपी से एटीपी बने तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम प्लस Mg+2 होना ही होना है। आगे आइए यहाँ पे देखते हैं फ्रक्टोज। अब देखिए ये वाला जो स्टेप था ये फर्स्ट स्टेप था, जिसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, सॉरी फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। अच्छा अब देखिए ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट था ये बना 3 पागल, 3 पान से 1,3 डाई पागल, 1,3 डाई पागल से 1,3 डाई पीजीए, 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए, 3 पीजीए से 2 पीजीए, 2 पीजीए से 2 पीईपी, फिर पायरुविक एसिड। अब इनके मैं नाम बता दूं, ये है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये है पायरुविक एसिड। इधर ही सेम यहाँ पे ढप, यानी ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट है ये 3 पागल और ढप में टूटता है। तो देखिए 3 पागल 3 कार्बन, यहाँ से देखिए ये 6 के बाद ये 3 में टूट गए। अब ये 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन और ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, यही चलेगा। तो देखिए यहाँ से स्टेप याद की, ये वाले स्टेप याद कर लीजिए। 3 पागल से यहाँ पे देखिए 1,3 डाई पागल बना, यहाँ पे कोई एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ। 1,3 डाई पागल से 1,3 डाई पीजीए बना, तो वहाँ पे NAD से NADH2 बना। ठीक, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जिसको नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा फिर 1,3 डाई पीजीए से बना 3 पीजीए, ठीक, यहाँ पे भी एक ATP बन गया, तो यहाँ पे देखिए काइनेज ऑफ Mg+2 आ गया तुरंत। इसी तरीके से 3 पीजीए से 2 पीजीए बना, तो यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम हो गया। ठीक है, ये भी आपस में देखिए दोनों सेम है, बस 3 और 2 का डिफरेंस है, यानी पोजिशनल आइसोमरिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। यह 2 पीजीए यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना। ठीक है, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म, यानी ये इनोल में जा रहा है ना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो इसीलिए इनोलेज एंजाइम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके देखिए 2 PEP यानी 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी काइनेज प्लस Mg+2, यानी यहाँ पे भी ADP से ADP बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 1 2 3 4 ATP बने, और यहाँ पे देखिए 2 ATP खर्च भी हो जा रहे हैं, एक ये खर्च हुआ है और एक यहाँ पे खर्च हुआ है। ठीक है, तो 4 बने 2 खर्च हुए, तो बचे कितने, 2, सरकार 2 बचे, तो 2 ATP बने इससे। अच्छा यहाँ पे NADPH2 इधर भी बना है, तो एक यहाँ पर भी बना होगा NAD से NADH2। ठीक है, और एक NADH2 जो है 3 ATP देता है, तो यहाँ पे 2 बने हैं, तो 2 कितने देंगे, 6 देंगे, तो 6 और ये जो इसमें से 4 बनी थी 2 खर्च हो गई ATP, तो 2 बची, तो 6 और 2 कितनी हो गई 8, यानी कुल ATP का प्रोडक्शन कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस से, वो हो गया 8। अच्छा स्टेप सेकंड में देखिए क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड बन गया 3 कार्बन का, वहाँ से जो ये कि कन्वर्टेबल स्टेज आती है, पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो वो NAD से NADH2 बनाता है और एक CO2 रिलीज करता है। एक पायरुविक एसिड की मैंने बात की है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं एक ग्लाइकोलिसिस में, मैंने एक की बात की है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अच्छा इसमें एसेंशियल फैक्टर्स क्या क्या यूज होते हैं, तो वो है ये TPP हो गया, थायमीन, फायरोफॉस्फेट, LAA लिपोइक एसिड एमाइड हो गया, और कोएंजाइम में मैंने दिखाई दिया Mg+2 यहाँ पे लगता है, NAD प्लस हो गया। पायरुविक डिहाइड्रोजनस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है, एसिटिल को एंजाइम। ठीक, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको मिलेगा क्या क्या, 2 पायरुविक एसिड, देखिए यहाँ पे एक ये पायरुविक एसिड एक ये पायरुविक एसिड, कितना लिया था मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1, ठीक है 2 बन गए। उसके बाद आइए ग्लाइकोज बना, हाँ 2 ATP नेट गेन, यानी जो मैंने बताया ना यहाँ से
एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 4 बने, इसमें से 2 निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो बचे कितने? 2। तो वही 2 हो गए। कहीं पे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया हमने ग्लाइकोलिसिस में, आप देख लीजिए कहीं पे भी ग्लाइकोलिसिस का इस्तेमाल नहीं है इसमें, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद से कोई भी कहीं पे जगह पे CO2 रिलीज नहीं हुई, ये पार्ट ग्लाइकोलिसिस का पार्ट नहीं है, मैं बता दूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी CO2 रिलीज नहीं हुई। 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, तो उससे क्या हुआ कि एक NADH2 कितनी देता है? 3 ATP देता है, तो 2 से कितनी हुई? 6 हो गई। तो ATP का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 8 ATP बने आपके ग्लाइकोलिसिस में। सो ये ग्लाइकोलिसिस थी। आपको फिर से मैं बता दूं, ये फिर से स्टेप एक बार देख लीजिए जल्दी से। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 2 में टूटा, एक में बना 3 पागल, 1,3 डाई पागल, 1,3 डाई PGA, 3 PGA, 2 PGA, 2 PEP, पार्विक एसिड। तो पागल का मैंने सेंस लगा, यहाँ पे पागल मैंने याद करने के लिए ट्रिक बता दी है, आप पागल ही मत समझिएगा। तो पागल में क्या होगा आपका? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये, ठीक, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ से एसिड हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड। और मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बता दिया। हेक्सोकाइनेज क्यों लिया? काइनेज प्लस Mg मैंने बता दिया, जहाँ कहीं पे भी ATP बने या खर्च हो वहाँ पे काइनेज एंजाइम आएगी और प्लस Mg+2 आएगा, ठीक है। हेक्सोज क्यों लगाया? क्योंकि हेक्सोज शुगर है, ठीक है। इसी तरीके देखिए फॉस्फो क्यों लगाया? फॉस्फो आपको बता दिया मैंने। आइसोमरेज क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स में फॉर्म में है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। फॉस्फो एक्सोकाइनेज यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्सोकाइनेज है। काइनेज एंजाइम क्यों? क्योंकि ATP का बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एल्डोलेज लगी है, ये यहाँ पे आया, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल, ढाप बोला उसको, ढाप बोला, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन करके है वो पेप्टाइड, तो ये हो गया। तो यानी 3 पागल, 1,3 डाई पागल, 1,3 डाई PGA, 3 PGA, 2 PGA, 2 BP, पायरुविक एसिड। यानी इसको आप याद इसी तरीके से कर सकते हैं। बस ये था आपका ग्लाइकोलिसिस। अभी इसके आगे आपको मैं, अभी देखिए मैंने ये इसका कनेक्टिंग लिंक बता ही दिया है स्टील कोएंजाइम का। अब मैं आपको फर्दर नए अगले वीडियो में आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप जो है लाइक कीजिएगा और बताइएगा, जो भी कमी लगे आप बताइएगा, मैं आप उसको अगले वीडियो में ठीक करके दूंगा। ओके, थैंक यू।